In this segment, we'll be doing the topic fundamental rights. फंडामेंटल राइट्स क्या है? कुछ अधिकार, कुछ राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी किए हैं इंडिविजुअल्स को. सो दे आर अ सेट ऑफ certain rights which are guaranteed to individuals by the constitution. इस फंडामेंटल राइट्स अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से इंस्पायर होके हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किए हैं. इनको फंडामेंटल दो कारणों की वजह से बोला जाता है. ये प्रोटेक्टेड है एंड गारंटीड है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. सो कॉन्स्टिट्यूशन इनको प्रोटेक्ट करता है, गारंटी करता है. और कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड. और ये फंडामेंटल एक और कारण से भी है. फंडामेंटल मतलब इम्पोर्टेंट एक और कारण की वजह से भी है कि ये इम्पोर्टेंट है फॉर दी ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स. तो फंडामेंटल राइट्स जो हैं एक फैसिलिटेट करते हैं ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स. ऑलराउंड में क्या क्या इंक्लूडेड है? मटेरियल, इंटेलेक्चुअल, मॉरल एंड स्पिरिचुअल. सो मटेरियल इकोनॉमिक से रिलेटेड, आपके फाइनेंसेस से रिलेटेड, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, मॉरल और स्पिरिचुअल ग्रोथ से गारंटी करते हैं. तो कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली जो कॉन्स्टिट्यूशन ने 7 फंडामेंटल राइट्स दिए थे, लेकिन उसके बाद राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो हटा के राइट टू प्रॉपर्टी को एक लीगल राइट बनाया गया. और अब कितने फंडामेंटल राइट्स हैं? 6 राइट्स. कौन से राइट्स हैं? राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18. राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 22. right against exploitation, article 23 to 24. right to freedom of religion, article 25 to 28. article cultural and educational rights, article 29 to 30. right to property जो अब नहीं है, article 31. right to constitutional remedies. जो right to property है वो डिलीट किया गया है बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978. उसके बाद से ये एक लीगल राइट बन गया अंडर आर्टिकल 300A. कौन से पार्ट में? 12वां भाग में ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो अब कितने राइट्स हैं? 6 फंडामेंटल राइट्स. सबसे पहले हम कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं इसके डेप्थ में जाने से पहले हम फंडामेंटल राइट्स के कुछ फीचर्स को समझेंगे, क्योंकि ये फीचर्स अगर हम समझ गए तो हमें सारी फंडामेंटल राइट्स में जो जो चीजें समझाई जाएंगी वो हमें अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा. तो सबसे पहला फीचर है कि कुछ फंडामेंटल राइट्स सिटीजन्स को अवेलेबल हैं और कुछ बाकी इंडिविजुअल्स को भी अवेलेबल हैं. जैसे सिटीजन्स हो गए, फॉरेनर्स हो गए या लीगल पर्सन्स हो गए. लीगल पर्सन्स किसको हम बोलते हैं? जैसे कोई कंपनीज हो गई, कॉरपोरेशंस हो गई, तो वो लीगल एंटिटी, उनको हम लीगल एंटिटी का दर्जा देते हैं, किसी कंपनी को, किसी कॉरपोरेशन को. तो फंडामेंटल राइट्स कुछ सिटीजन्स को अवेलेबल होते हैं और कुछ अवेलेबल होते हैं टू पर्सन्स, टू ऑल द पर्सन्स, चाहे वो सिटीजन्स हो, चाहे ना सिटीजन्स हो, चाहे फॉरेनर्स हो या लीगल एंटिटीज हों जैसे कोई कॉरपोरेशन या कंपनीज. दूसरा कि ये एब्सोल्यूट राइट्स नहीं है बट क्वालिफाइड. इसका मतलब कि ये जैसे दिए जाते हैं उसके स्ट्रिक्टेस्ट सेंस में अवेलेबल नहीं है. कुछ कुछ लिमिटेशंस जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं लागू होती हैं फंडामेंटल राइट्स पे, जिसके कारण ये क्वालिफाइड कहे जाते हैं. ये एब्सोल्यूट नहीं है. कैसी किस प्रकार की रीजनेबल इंस्ट्रक्शंस? जैसे पब्लिक सिक्योरिटी के लिए, मोरालिटी के लिए, देन इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए. तो कुछ कुछ लिमिटेशंस है, कुछ कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, कुछ कुछ एक्सेप्शंस हैं जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जिसको कहते हैं हम, तो ये उसको क्वालिफाइड बनाता है. there are no absolute they are not absolute but they are qualified. The state can impose reasonable restrictions on them. However, whether such restrictions are reasonable or not is to be decided by the courts. तो वो reasonable restrictions कौन लगा सकती है? The state लगा सकती है reasonable restrictions on the exercise of fundamental rights. लेकिन वो reasonable है या नहीं restrictions, उसको कौन examine करेगा? Courts.
Thus, they strike a balance between the rights of the individuals and those of the society as a whole, between individual liberty and social control. तो ये जो restrictions देती हैं, तो restrictions क्या करता है, एक balancing रोल प्ले करता है इंडिविजुअल के राइट्स में और सोसाइटी के इंटरेस्ट में। तो एक तरफ इंडिविजुअल का राइट है, दूसरी तरफ सोसाइटी का इंटरेस्ट। तो ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये सोसाइटी के इंटरेस्ट को इंडिविजुअल के इंटरेस्ट से बैलेंस करते हैं। All of them are available against the arbitrary action of the state. However, some of them are available against the action of private individuals also. तो सभी जो इतने भी हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे वो सभी आर्बिट्ररी, मतलब सरकार अपनी मर्जी से कुछ ना कर पाए, वो सरकार का आर्बिट्ररी एक्शन ऑफ द स्टेट से हमको प्रोटेक्ट करते हैं। बट कुछ कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे भी हैं जो हमें किसी दूसरे इंसान के, प्राइवेट इंडिविजुअल्स की एक्शन से भी हमको प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। तो अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी ऐसा एक राइट है जो कि हमें सरकार तो नेचुरली अब अनटचेबिलिटी में बिलीव प्रैक्टिस नहीं करती, बट हमें प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम दी अदर इंडिविजुअल्स एज वेल। Some of them are negative in character and some of them in positive. Some of them are negative in character, that is, they place limitations on the authority of the state, while others are positive in nature, conferring certain privileges on the persons. तो ये आपको नेगेटिव पॉजिटिव का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, क्योंकि हम आगे रूल ऑफ लॉ में भी पढ़ेंगे, अब राइट टू इक्वालिटी में पढ़ेंगे नेगेटिव कॉन्सेप्ट और पॉजिटिव कॉन्सेप्ट। इनफैक्ट पॉलिटी का ये कॉन्सेप्ट है, पॉलिटिकल साइंस का, नेगेटिव और पॉजिटिव, ये बाहर के नेगेटिव और पॉजिटिव से डिफरेंट है। नेगेटिव जब हम यूज करते हैं वर्ड, तो उसका मतलब होता है किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन लगाना। तो यहाँ पे सरकार पे किस प्रकार का रिस्ट्रिक्शन लग रहा है, कुछ कुछ प्रकार का रिस्ट्रिक्शन लग रहा है जहाँ पे, तो यहाँ किसी और इंडिविजुअल पे रिस्ट्रिक्शन लग रहा है, तो वो नेगेटिव कॉनोटेशन हो गया। पॉजिटिव कॉनोटेशन में क्या है, पॉजिटिव मीनिंग कि आप कुछ स्पेशल दे रहे हो, आप कुछ प्रिविलेज दे रहे हो, स्पेशल प्रिविलेज दे रहे हो, तो वो पॉजिटिव कॉनोटेशन में हो गया। तो ये नेगेटिव भी है इन कैरेक्टर एंड पॉजिटिव भी हैं। नेगेटिव माने कि ये कुछ लिमिटेशन सरकार पे या दूसरे इंडिविजुअल्स पे लगाते हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो, आप ऐसा नहीं कर सकते हो, ऐसे तो ऐसे रिस्ट्रिक्शंस लगते हैं। और कुछ सर्टेन प्रिविलेजेस भी दी जाती हैं, जैसे द स्टेट शैल गिव, द स्टेट शैल प्रमोट। जहाँ पे पॉजिटिव लैंग्वेज यूज होती है उसको हम पॉजिटिव कहते हैं, और जहाँ पे नेगेटिव वहां पे नेगेटिवली। दे आर justiciable, allowing persons to move the courts for their enforcement if and when they are violated. तो ये जस्टिसिएबल का कॉन्सेप्ट हमने प्रियम्बल में पहली बार ही पढ़ा था कि वेदर प्रियम्बल इज जस्टिसिएबल और नॉट। जस्टिसिएबल का मतलब कि अगर वो आपके हक आपसे छीना जाए, तो यहाँ वो इन्फोर्स ना किया जाए, तो क्या आप कोर्ट के पास जा सकते हैं अपनी मांग करने की, इन्फोर्स करें? यस। सो यहाँ के केस में जस्टिसिएबल हैं। अगर फंडामेंटल राइट्स वायलेट हों तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं उसको इन्फोर्स करने के लिए। So they are justiciable, allowing persons to move the courts for their enforcement if and when they are violated. They are defended and guaranteed by the Supreme Court. तो कौन इनको प्रोटेक्ट करता है, कौन गारंटी करता है? सुप्रीम कोर्ट। Hence, the aggrieved person can directly go to the Supreme Court, not necessarily by way of appeal against the judgment of the High Courts. तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनको कौन प्रोटेक्ट करते हैं और कौन गारंटी देते हैं उनकी? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट हम डायरेक्टली जा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम पहले लोअर कोर्ट जाएं, हाई कोर्ट जाएं, फिर हाई कोर्ट से अपील लेके फिर सुप्रीम कोर्ट जाएं, हम डायरेक्टली जा सकते हैं। इनफैक्ट हम आगे देखेंगे कि कैसे आर्टिकल 32 गारंटी, जो कि फंडामेंटल राइट खुद में ही है, एक राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जहां पे हम अपने फंडामेंटल राइट्स इन्फोर्स कर सकते हैं। दे आर नॉट सैक्रोसेंट और परमानेंट, ये परमानेंट नहीं है, पार्लियामेंट इनको रिपील कर सकती है।
बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो पार्लियामेंट इनको लिमिट कर सकती है या ले सकती है बाय अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, लेकिन ऑर्डिनरी एक्ट से नहीं ले सकती। जो फंडामेंटल राइट्स है, अगर उनको अगर कम किया जाए उनकी उनकी जितनी एप्लीकेशन है, तो उनकी एप्लीकेशन अगर कम की जाए, तो ये कर्टेल किया जाए उनको या बिल्कुल हटाना हो, तो उसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ही के द्वारा करा जा सकता है, ऑर्डिनरी एक्ट के द्वारा नहीं किया जा सकता। सो द पार्लियामेंट कैन कर्टेल और रिपील them but only by a constitutional amendment act and not by an ordinary act. Moreover, this can be done without affecting the basic structure of the constitution. इसका मतलब हमने जब बेसिक स्ट्रक्चर किया था तो हमने एक टॉपिक डेप्थ में किया था। तो पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को ले सकती है, कर्टेल कर सकती है, रिपील कर सकती है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर में जो फंडामेंटल जो बेसिक स्ट्रक्चर में जो कुछ फंडामेंटल राइट्स जैसे सेक्युलरिज्म से सेक्युलर हो गया, सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो बेसिक स्ट्रक्चर में इंक्लूडेड है। रूल ऑफ लॉ, तो रूल ऑफ लॉ जैसे राइट टू इक्वालिटी में हम पढ़ेंगे रूल ऑफ लॉ के बारे में, तो रूल ऑफ लॉ हो गया, सेक्युलर कैरेक्टर हो गया। तो वैसे जौन से कंपोनेंट्स हमारे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं, उसको वायलेट नहीं कर सकती, उसे जो भी हो, जो भी कंडीशंस हो, पार्लियामेंट उसको छेड़खानी नहीं कर सकती, बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं कर सकती। Further, they can be suspended during the operation of national emergency, except the rights guaranteed by Article 20 and 21. तो नेशनल इमरजेंसी के दौरान इनको सस्पेंड किया जाता है, एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। हम आगे पढ़ेंगे 20 एंड 21 के बारे में। अभी मैं आपको इतना बताऊंगी कि प्रोटेक्शन इन टर्म्स ऑफ ऑफेंसेस एंड राइट टू पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी, ये दोनों राइट्स इमरजेंसी के दौरान भी सस्पेंड नहीं होंगे। जब हमने इमरजेंसी किया था तो हमने ये किया था। तो फर्दर जो 6 राइट्स हैं गारंटीड बाय आर्टिकल 19, कि जो आर्टिकल 19 हम आगे पढ़ेंगे, ये जो 6 राइट्स गारंटी करता है आर्टिकल 19, वो सस्पेंड किए जा सकते हैं ऑटोमेटिकली जब एक्सटर्नल इमरजेंसी हो। सिर्फ एक्सटर्नल इमरजेंसी कब होती है? जब किसी वॉर हो या एक्सटर्नल एग्रेशन हो। इंटरनल इमरजेंसी के दौरान, जब कभी इंटरनल इमरजेंसी हो आर्म्ड रिबिलियन के ग्राउंड्स पे, तो इंटरनल इमरजेंसी के दौरान वो नहीं सस्पेंड होंगे, एक्सटर्नल इमरजेंसी के दौरान ही सस्पेंड होंगे। आगे हम 2 कॉन्सेप्ट समझेंगे। एक कॉन्सेप्ट है स्टेट का और एक कॉन्सेप्ट है लॉ का। इन दोनों कॉन्सेप्ट को जब फंडामेंटल राइट्स करने से पहले हमें समझना बहुत जरूरी है। तो जो एक स्टेट है, वो स्टेट यहाँ पे विद कॉन्टेक्ट विद रेफरेंस टू फंडामेंटल राइट्स, एक उसकी डेफिनेशन बहुत वाइड है। वो जैसे हम ज्योग्राफी में स्टेट, जिस स्टेट की बात करते हैं, वो जो उस स्टेट की बात नहीं हो रही, ये डिफरेंट स्टेट है। और ये फंडामेंटल राइट्स के कॉन्टेक्स्ट में या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में हम यही डेफिनेशन ऑफ स्टेट की बात करते हैं। So the term state has been used in different provisions concerning fundamental rights. आर्टिकल 12 ने बात की है कि क्या क्या चीजें कंपोनेंट्स इंक्लूडेड हैं इसकी डेफिनेशन में। सो आर्टिकल 12 हैज डिफाइंड द टर्म फॉर द पर्पस ऑफ पार्ट 3। सो आर्टिकल 12 की डेफिनेशन में डेफिनेशन दी गई है। अकॉर्डिंग टू इट द स्टेट इंक्लूड्स द फॉलोइंग, तो उसके हिसाब से स्टेट में ये इंक्लूड किया जाते हैं। गवर्नमेंट एंड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, तो गवर्नमेंट, गवर्नमेंट यानी कि एग्जीक्यूटिव, और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया यानी कि लेजिस्लेटिव। सो गवर्नमेंट ऑफ एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, दैट इज द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की कैबिनेट, और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट, एंड द पार्लियामेंट, that is both executive and legislative organs of the state. तो पहली चीज ये आते हैं स्टेट में, so government and parliament of India, that is both executive and legislative organs of the state. Then government and legislature of states, तो states में भी government और legislature, that is both executive and legislative organs of the state government.
फिर ऑल द लोकल अथॉरिटीज, तो जितनी भी लोकल अथॉरिटीज हैं जैसे म्यूनिसिपैलिटीज हो गई, पंचायत हो गई, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स हो गए, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट हो गए, तो ये सब गवर्नमेंट में स्टेट में इंक्लूड किए जाते हैं। फिर बाकी सारी अथॉरिटीज जो स्टैट्यूटरी हो, स्टैट्यूटरी मतलब जो एक्ट के द्वारा क्रिएट की गई हो, या नॉन स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज हो जैसे LIC, ONGC, सेल एटसेट्रा, तो गवर्नमेंट द्वारा एस्टैब्लिश की गई स्टैट्यूटरी बॉडीज या नॉन स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज, ये भी स्टेट के नाम डेफिनेशन के अंदर आते हैं। So this thus the state has been defined in a wider sense so as to include ऑल इट्स एजेंसीज, तो स्टेट की जितनी एजेंसीज हैं वो सब इंक्लूड करी गई हैं। इट इज द एक्शन ऑफ दीज एजेंसीज, तो इन्हीं एजेंसीज के ये एक्शन है जिसको चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट्स में जब वो फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो। सो इट इज इन द एक्शंस ऑफ दीज एजेंसीज दैट कैन बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट्स एज वायलेटिंग द फंडामेंटल राइट्स। सुप्रीम कोर्ट ने बाकी अपने एक जजमेंट में डिक्लेयर किया कि कोई प्राइवेट बॉडी या कोई ऐसी एजेंसी जो स्टेट का काम कर रही है टेम्परेरीली, वो भी स्टेट की डेफिनेशन में आएगी। सो अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट, इवन अ प्राइवेट बॉडी और एन एजेंसी वर्किंग एज एन इंस्ट्रूमेंट of the state falls within the meaning of state under Article 12। तो क्या क्या इंक्लूडेड है? Government and Parliament of India, that is both executive and legislative organs of union government, government and legislature of states, that is executive and legislative organs of the state, all the local authorities like municipalities, panchayats, district boards, improvement trusts, and all other authorities, plus private, that is statutory and non-statutory authorities like LIC, ONGC, SAIL, etc., plus any private body or any agency that work as an instrument of the state। इसके बाद हम समझेंगे लॉ का कॉन्सेप्ट। अब लॉ को डिफाइन किया गया है जैसे डिफाइन किया गया है स्टेट को। तो आर्टिकल 13 डिक्लेयर करती है दैट, पहले इसमें हमें आर्टिकल 13 समझिए कि जितने भी लॉज हैं जो इनकंसिस्टेंट हैं या वायलेट करते हैं फंडामेंटल राइट्स को, वो वॉइड मतलब नलिफाई हो जाएंगे। इट प्रोवाइड्स फॉर द डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो आर्टिकल 13 में जुडिशियल रिव्यू की बात की जाती है कि जितने भी लॉज हैं, लॉज विच आर इनकंसिस्टेंट, जो अधीन है फंडामेंटल राइट्स के, जो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स को, डेरोगेट कर रहे हैं, वायलेट कर रहे हैं, तो वो डिक्लेयर किए जाएंगे null and void। This power has been conferred on the Supreme Court under Article 32 and High Courts under Article 226। तो ये पावर दी गई है सुप्रीम कोर्ट को अंडर आर्टिकल 32, हम 32 के बारे में पढ़ेंगे एंड अभी सब्सिक्वेंट सेगमेंट्स में, एंड हाई कोर्ट की पावर अंडर आर्टिकल 226, जो एक लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इनवैलिड डिक्लेयर कर सकते हैं किस ग्राउंड पे? अगर वो कॉन्ट्रडिक्ट करें कोई भी फंडामेंटल राइट को। So this power has been conferred on the Supreme Court, Article 32, and the High Court's Article 226, that can declare a law as unconstitutional and invalid on the grounds of contravention of any of the fundamental rights। Contravention मतलब against, तो अगेंस्ट हो बाय, तो कोई भी लॉ अगर अगेंस्ट हो फंडामेंटल राइट्स के, तो उसको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों, सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 एंड हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 डिक्लेयर कर सकते हैं एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अभी जैसे स्टेट के टर्म को वाइडर डेफिनेशन, वाइडर सेंस में हमने समझा, वैसे हम लॉ को भी समझेंगे कि लॉ में भी क्या क्या इंक्लूड किया जाता है। तो पहले लॉ में इंक्लूड किया जा रहा है सबसे पहले परमानेंट लॉज। तो जो भी परमानेंट लॉज, जो लॉज परमानेंट नेचर के हैं और किसके द्वारा इनएक्ट किए गए? पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर्स के द्वारा। तो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा अगर जो लॉज इनएक्ट किए जाएंगे वो क्या कहे जाएंगे? परमानेंट लॉज। तो कोई भी प्रकार का परमानेंट लॉ लॉ के डेफिनेशन के अंडर आएगा।
फिर टेम्पररी लॉ जैसे ऑर्डिनेंसेस हो गया जो प्रेसिडेंट इशू करते हैं या स्टेट गवर्नर्स इशू करेंगे, तो टेम्पररी लॉज भी इस लॉ की डेफिनेशन के अंडर आएंगे। तो ऑर्डिनेंसेस के द्वारा भी फंडामेंटल राइट्स वायलेट नहीं हो सकते। अगर वायलेट होंगे तो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इंटरवीन करके अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकते हैं। देन नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेज ऑफ लॉ, जैसे कोई कस्टम हो गया, तो कोई कस्टम हो गया यह जो बहुत देर से या कोई ऐसा बहुत देर से यूज हो रहा है, ऐसा कोई कस्टम जिसकी एप्लीकेशन ऑलमोस्ट एक लॉ की तरह, तो उसको हम नॉन लेजिस्लेटिव, मतलब लेजिस्लेशन उसमें पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर का रोल नहीं था, कस्टम का रोल था। सो दीज आर नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेज ऑफ लॉ। तो कहते हैं कि नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेज ऑफ लॉ दैट इज कस्टम और यूजेज ऑफ हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ, ये इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। फिर स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट्स जैसे इन द नेचर ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट्स in the nature of delegated legislation जैसे एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन, तो एग्जीक्यूटिव भी अगर जैसे अपने प्रेसिडेंशियल ऑर्डर हो गया, तो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के द्वारा या बाय लॉज के द्वारा या किसी नोटिस के द्वारा, नोटिफिकेशन के द्वारा, कोई रेगुलेशन के द्वारा एग्जीक्यूटिव अगर कोई लॉ बनाए तो वो भी इंक्लूड किया जाएगा। दस नॉट ओनली अ लेजिस्लेशन बट एनी ऑफ द अबव, तो सिर्फ लेजिस्लेशन नहीं, इन चारों में से कोई भी जब अगर चैलेंज हो सकते हैं कोर्ट्स में अगर वो वायलेट करें फंडामेंटल राइट्स और डिक्लेयर किए जा सकते हैं एज नल एंड वॉइड। अब क्वेश्चन आता है कि क्या एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी लॉ माना जाएगा, तो इस सवाल का आंसर है कि नो, द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज नॉट अ लॉ। तो ये पहले आर्टिकल 13 ने डिक्लेयर किया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज नॉट अ लॉ एंड हेंस कैन नॉट बी चैलेंज्ड, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी केशवनंदा भारती केस में जजमेंट दी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज नॉट अ लॉ अंडर आर्टिकल 13। हाउएवर वो चैलेंज हो सकता है अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को वायलेट करें। तो फंडामेंटल राइट्स को हम चेंज कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, लेकिन वो वाले फंडामेंटल राइट्स जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन में इंक्लूड होते हैं वो वायलेट नहीं किए जा सकते इवन बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो इस पूरा स्टोरी का मतलब ये है कि जो एक ऑर्डिनरी एक्ट के द्वारा तो फंडामेंटल राइट्स हो ही नहीं सकते वायलेट। अगर ये सारे जो हमने लॉ की बात करी जैसे बाय ऑर्डर हो गया, बाय लॉ हो गया, या नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेज हो गए, या पार्लियामेंट के परमानेंट लॉज या ऑर्डिनेंसेस के द्वारा, तो फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो ही छीने जा ही नहीं सकते, लिए जा ही नहीं सकते। और अगर लिए जाएंगे तो कोर्ट में आप अपना इन्फोर्स करवा सकते हो, वो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के द्वारा। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा फंडामेंटल राइट्स लिए जा सकते हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं कर सकते। बेसिक स्ट्रक्चर का टॉपिक हमने बहुत डेप्थ में किया है, तो जिनको बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन का स्किप की है जिन्होंने वीडियो, वो जाके दोबारा से एक बारी देखें, या जो भूल गए हैं वो दोबारा से एक बारी देखें। अब एक बारी हम डिस्कस करेंगे सभी राइट्स, कौन कौन से राइट्स आएंगे, फिर हम दोबारा इन सब राइट्स में जाके एक एक राइट को डेप्थ में समझेंगे। तो सबसे पहले है राइट टू इक्वालिटी, और हम जितनी बारी ये करें तो हमारे लिए उतनी बारी बेटर है, उतनी बारी हमारे लिए रिवीजन होगा और उतनी बारी हमारे लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और इजी होगा। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18, तो इसमें आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 तक आते हैं राइट टू इक्वालिटी में। इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, आर्टिकल 14। इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज क्या है, ये हम जब इंडिविजुअली पढ़ने जाएंगे तो इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। आज के सेशन में हम लोग राइट टू इक्वालिटी कंप्लीट करेंगे और बाकी सबका बस एक जिस्ट एक बारी रीड करेंगे। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, तो डिस्क्रिमिनेशन ना हो ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, आर्टिकल
15. Then equality of opportunity in matters of public employment, Article 16. Article 17, abolition of untouchability and prohibition of its practice. Abolition of titles except military and academic, Article 18. उसके बाद आता है राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 to 22. आर्टिकल 19 हमने पढ़ा कि आर्टिकल 19 एक्सटर्नल इमरजेंसी के ग्राउंड्स पे ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है. तो प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस एंड प्रोफेशन. तो ये 6 प्रकार के राइट्स हैं आर्टिकल 19 में जिसकी बात हुई गई है. इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, आर्टिकल 20. प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 21. ये दोनों हमने पहले पढ़ा है कि कैसे इमरजेंसी के दौरान एक्सेप्ट दीज 2 आर्टिकल्स, अदर आर्टिकल्स कैन बी सस्पेंडेड बाय अ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर. Right to elementary education, Article 21A. Protection against arrest and detention in certain cases, Article 22. Right against exploitation, Article 23 or 24. So prohibition of traffic in human beings and forced labor, Article 23. Prohibition of employment of children in factories, Article 24. आगे हम करेंगे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 to 28, जिसमें आता है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस, प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25. फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, आर्टिकल 26. फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन, आर्टिकल 27. Freedom from attending religious instruction or worship in certain educational institutions, Article 28. Cultural and educational rights, Article 29 to 30. इसमें included है protection of language, script and culture of minorities, Article 29. Rights of minorities to establish and administer educational institutions, Article 30. नेक्स्ट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसका मतलब राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट. तो सुप्रीम कोर्ट आप अप्रोच कर सकते हो, राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडिंग रिट्स. रिट्स की बात हम डेप्थ में करेंगे जब हम वहां तक पहुंचेंगे. हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्जरी एंड को वारंटो. तो ये है सारे फंडामेंटल राइट्स. अब आएगा आर्टिकल 14, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. इसमें 2 चीजों की बात की गई है. आर्टिकल 14 says that the state shall not deny to any person equality before law. तो स्टेट डिनाई नहीं कर सकती टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज. तो 2 चीजों की बात की गई है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. तो ये राइट, ये प्रोविजन राइट देता है ऑल द पर्सन्स को, चाहे वो सिटीजन हो चाहे वो फॉरेनर्स हो. This provision confers rights on all the persons, whether citizens or foreigners. Moreover, the word person और जो वर्ड पर्सन है वो इंक्लूड करता है लीगल पर्सन्स को भी. हमने लीगल पर्सन्स की बात की पहले भी. तो लीगल पर्सन्स जैसे स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस हो गई, कंपनीज हो गई, रजिस्टर्ड सोसाइटी होगी या किसी भी और प्रकार की लीगल एंटिटी. तो हर किसी को प्रोवाइड दिया जाता है इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. जो कॉन्सेप्ट है इक्वालिटी बिफोर लॉ, इसको ये ब्रिटिश ओरिजिन का है, और जो कॉन्सेप्ट है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये अमेरिकन ओरिजिन का है. एक और चीज है
इसमें कि इक्वालिटी बिफोर लॉ एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट माना गया है, हम इसकी बात करेंगे, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। अब इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करते हैं। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या है? एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेजेस। दो मतलब हैं इसके। एक है एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेज, तो किसी को भी किसी प्रकार की स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलेगी किसी भी पर्सन को। सो द फर्स्ट कॉन्सेप्ट कनोट्स द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेज इन फेवर ऑफ एनी पर्सन। दूसरा इसका मतलब ये है कि जितने सारे इंडिविजुअल्स हैं, वो चाहे वो ऑर्डिनरी लॉ, जो लॉ ऑफ द लैंड है वो, और जो जिसको ऑर्डिनरी कोर्ट्स एडमिनिस्टर करते हैं, तो वो सारे लोग उसी को के अंडर ही सब्जेक्टेड हैं। इट मीन्स द इक्वल सब्जेक्शन of all persons to the ordinary law of the land administered by ordinary law courts. तो सेम लॉ, जो ऑर्डिनरी लॉ है, वो सब पे लागू होता है, सारे लोगों पे। सेम लॉ ही ऑर्डिनरी कोर्ट्स हैं, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट हैं, हाई कोर्ट हैं, वो उसको इन्फोर्स करते हैं, उसको देखते हैं कि वो लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तीसरा इसका मतलब है कॉन्सेप्ट का कि नो पर्सन, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, हाई हो और लो हो, इज अबव द लॉ। सो एवरीबडी इज अंडर द लॉ, दे आर नॉट अबव द लॉ, दे आर सब्जेक्ट टू द ऑर्डिनरी लॉ और एडमिनिस्टर्ड बाय द ऑर्डिनरी कोर्ट्स। और पहला कॉन्सेप्ट था एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेज। सो एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज, किसी भी प्रकार की स्पेशल प्रिविलेज नहीं दी जाएगी। जो दूसरा कॉन्सेप्ट है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, उसका मतलब क्या है? इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस। इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांस मतलब अगर आपके सर्कमस्टांस इक्वल हैं, आपके सर्कमस्टांस, आपकी कंडीशंस जो हैं वो सेम हैं, तो आप इक्वालिटी के इक्वालिटी प्रैक्टिस होगी। सो इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांस बोथ इन द प्रिविलेजेस कॉन्फर्ड, तो वो प्रिविलेजेस कॉन्फर्ड में भी इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांस होना बहुत जरूरी है। एंड लायबिलिटीज इम्पोज, इसका एग्जांपल जैसे इक्वालिटी, जैसे विमेन, सो सर्कमस्टांस या यहाँ बैकवर्ड कास्ट, सो बैकवर्ड कास्ट की सर्कमस्टांस सिमिलर, तो इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट, तो उनको उनके अंदर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। लेकिन रिजर्वेशन की यहाँ पे बात नहीं की जा रही है, रिजर्वेशन की सब्सिक्वेंट आर्टिकल्स में बात की जाएगी। बट यहाँ पे समझने के लिए ये कॉन्सेप्ट जरूरी है कि कैसे इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस। सो इक्वल सर्कमस्टांसेस है सभी, जैसे बैकवर्ड कास्ट का बिफोर इंडिपेंडेंस दे वर सब्जेक्टेड टू वेरी हाई एक्सप्लॉयटेशन, तो उनको स्पेशल प्रिविलेजेस दी गई इन टर्म्स ऑफ रिजर्वेशन। पर रिजर्वेशन की एज सच हम बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, तो लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि सर्कमस्टांसेस अगर अलाइक हैं तो अलाइक सर्कमस्टांसेस में इक्वालिटी, अनलाइक अगर सर्कमस्टांसेस हैं, इनइक्वालिटी ऑफ सर्कमस्टांसेस है तो अनइक्वल ट्रीटमेंट। The similar application of the same laws to all the persons who are similarly situated, तो similarly situated जो individuals हैं उन पे similar application of law. The like should be treated alike without any discrimination. So like should be treated alike without any discrimination. विदिन, जो लोग विदिन एक सेगमेंट है जो इक्वल जिनका सर्कमस्टांसेस सेम है, उनमें आपस में डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकती। Thus, the former is a negative concept, while the latter is a positive concept. However, both of them aim at establishing equality of legal status, opportunity, and justice. तो ये पहला मैंने आपको बताया कि कैसे पहला नेगेटिव कॉन्सेप्ट है और दूसरा जो है वो पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, लेकिन दोनों का एम एक ही है कि हम इक्वालिटी हो। इक्वालिटी ऑफ व्हाट? इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी ऑफ जस्टिस। कुछ कुछ एक्सेप्शंस हैं टू इक्वालिटी। एक्सेप्शंस हम देखेंगे कि कैसे सभी फंडामेंटल राइट्स में कुछ कुछ एक्सेप्शंस हैं। तो उससे पहले हम ये कॉन्सेप्ट को भी याद करेंगे कि रूल ऑफ लॉ
जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर में आता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कुछ अमेंडमेंट्स हों, कुछ थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर फंडामेंटल राइट वायलेट हो आर्टिकल 14, तो ये जो है बिल्कुल नलिफाई नहीं करा जा सकता, बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन से निकाला नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन का भाग है, जो बेसिक स्ट्रक्चर अंडरलाइंग थ्योरी है बेसिक स्ट्रक्चर की, उसका इम्पोर्टेंट पार्ट है। और ये जुडिशरी ने प्रोनाउंस किया था इन वन ऑफ द जजमेंट्स। सो रूल ऑफ लॉ इज अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देयरफॉर इट कैन नॉट बी completely removed from the constitution by way of constitutional amendment act. कमिंग बैक टू दी एक्सेप्शंस, जैसे एक्सेप्शंस हर एक फंडामेंटल राइट्स में हैं, और यहाँ पे भी हम कुछ एक्सेप्शंस पढ़ेंगे। कौन से एक्सेप्शंस है? प्रेसिडेंट की पोस्ट एंड गवर्नर ऑफ स्टेट्स। तो प्रेसिडेंट एंड गवर्नर ऑफ स्टेट, इनके पास कुछ इम्यूनिटीज हैं आज जिनको दी गई हैं आर्टिकल 361 के द्वारा। क्या क्या इम्यूनिटी है? दे आर नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट फॉर द एक्सरसाइज एंड द परफॉर्मेंस ऑफ द पावर्स एंड द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस। तो वो किसी भी कोर्ट को आंसरेबल नहीं है अगर वो अपनी ड्यूटीज और अपनी पावर्स एक्सरसाइज कर रहे हैं। फिर कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग, नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग शैल बी इंस्टीट्यूटेड और कंटिन्यूड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और द गवर्नर इन एनी कोर्ट ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। तो जिस दौरान वो प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट और गवर्नर, तो उनके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं हो सकती। No process for the arrest or imprisonment of the president or the governor shall be issued from any court during the term of office. तो कोई भी प्रोसेस ऑफ अरेस्ट भी नहीं, उनको अरेस्ट भी नहीं किया जा सकता जब तक वो ऑफिस में है। जेल नहीं हो सकती, इम्प्रिजनमेंट नहीं हो सकती जब तक वो अपने ऑफिस में, जब तक वो एज अ सर्विंग प्रेसिडेंट है। ऑफिस में होना मतलब एज अ सर्विंग प्रेसिडेंट है, एज अ सर्विंग गवर्नर है। देन नो सिविल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द प्राइम प्रेसिडेंट और द गवर्नर कैन बी इंस्टीट्यूटेड ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस इन एनी कोर्ट। तो सिविल प्रोसीडिंग्स भी उनके खिलाफ, प्रेसिडेंट और गवर्नर के खिलाफ हो नहीं सकती ड्यूरिंग उनके टेन्योर। जो उन्होंने कोई भी अपनी पर्सनल कैपेसिटी में काम, कोई भी पर्सनल कैपेसिटी में उन्होंने further, no civil proceedings against the president or the governor can be instituted during his term of office in any court in respect of any act done by him in his personal capacity until the expiration of 2 months after notice has been delivered to him. तो वो सिविल प्रोसीडिंग्स भी उनके खिलाफ नहीं हो सकती। कब तक नहीं हो सकती? जब तक उनका एक्सपायरी, जो उनका टेन्योर है वो खत्म नहीं हो जाता, और उसके भी 2 मंथ्स के नोटिस के बाद सिविल प्रोसीडिंग्स उनके अगेंस्ट इशू हो सकती है। No person shall be liable to any civil or criminal proceedings in any court in respect of the publication in newspaper or by radio or television of a substantially true report of any proceedings of either of the houses of the parliament or either of the houses of the state legislature. तो क्या बोल रहा है ये कि किसी भी इंसान के खिलाफ जो एक ट्रू रिपोर्टिंग करें, किसकी? सेशंस की, ऑफ आइदर ऑफ द टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। तो दोनों हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, उसके सेशन से रिलेटेड ट्रू रिपोर्ट हो, या स्टेट लेजिस्लेचर से रिलेटेड ट्रू रिपोर्ट कोई करे, को टीवी के दौरान या टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से या न्यूज़पेपर के माध्यम से, उस पर्सन के अगेंस्ट कोई भी सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती। फिर no member of parliament shall be liable to any proceedings in any court in respect of anything said or any vote given by him in parliament or any committee. तो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की ये प्रिविलेज है, इंडिविजुअल प्रिविलेज है, कि जो भी वो बोलेंगे अपने पार्लियामेंट के अंदर या किसी कमेटी का भाग होने के कारण, भाग होने पे वो जो भी अपना ओपिनियन देंगे तो पार्लियामेंट में या किसी कमेटी में, तो उसके बेसिस पे उनके खिलाफ कोई भी प्रोसीडिंग्स कोर्ट में नहीं हो सकती। No member of the legislature of a state shall be liable
सेम चीज बोल रहे हैं कि जो स्टेट लेजिस्लेचर के भी कोई मेंबर के खिलाफ किसी भी कोर्ट में प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती, किस बेसिस पे कि उन्होंने पार्लियामेंट में कोई वोट दिया है, या पार्लियामेंट सॉरी स्टेट लेजिस्लेचर में उन्होंने कोई वोट दिया है, या किसी कमिटी में उन्होंने कुछ बोला है, या स्टेट लेजिस्लेचर में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में उन्होंने कुछ बोला है। तो उनके बोलने के कारण या वोट देने के कारण दोनों हाउसेस, अगर जिस यहाँ पे जौन सी स्टेट्स में बाय कैमरल लेजिस्लेचर है, तो वो दोनों हाउसेस के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनके खिलाफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती। फर्दर आर्टिकल 31C है जो एक्सेप्शन है आर्टिकल 14 को के लिए 14 के वहां पे एक्सेप्शन है। वो क्या बोलता है? इट प्रोवाइड्स दैट द लॉज मेड बाय द स्टेट फॉर इम्प्लीमेंटिंग द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कंटेन्ड इन आर्टिकल contained in clause B and clause C of article 39 cannot be challenged. सो वो आर्टिकल 31C एक एक्सेप्शन है। वो कह रहा है कि अगर स्टेट कोई ऐसा लॉ बनाए किसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, खासकर कौन सी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी? आर्टिकल 39 के क्लॉज ए और क्लॉज सी। तो क्लॉज बी और क्लॉज सी, क्लॉज बी और क्लॉज सी क्या है, किससे रिलेटेड है? प्रिवेंशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन अ फ्यू हैंड्स। तो कि इसको लागू करने के लिए अगर स्टेट कोई लॉ बनाए तो वो इस बेसिस पे चैलेंज नहीं की जा सकती कोर्ट में कि राइट टू इक्वालिटी वायलेट होता है। The Supreme Court held that where Article 31C comes, Article 14 goes out. तो जहाँ पे Article 31C जो कि Article 39B के 39 के क्लॉज B और C को इम्प्लीमेंट करने की बात आती है, जब हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पढ़ेंगे तब हम अच्छे से करेंगे। फंडामेंटल राइट्स के एंड भाग में भी हम ये अच्छे से करेंगे, बट ज्यादा अच्छे से हम करेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में। तो जब ये दो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, प्रिवेंशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन अ फ्यू हैंड एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर द कॉमन गुड, ये दोनों डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर स्टेट कोई लॉ बनाती है तो वो उस ग्राउंड पे चैलेंज नहीं की जा सकती कि वो आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी को वायलेट करती है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी दर्शाया है कि जहां पे आर्टिकल 31C की बात आती है, सो व्हेन आर्टिकल 31C comes in, article 14 goes out. The foreign sovereigns, that is foreign rulers, ambassadors and diplomats enjoy immunity from criminal civil proceedings, क्योंकि वो अपनी कंट्री के लॉ, they are governed by the law of their land, तो इसीलिए उनके खिलाफ कोई भी सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं हो सकती। यूएनओ एंड उसके एजेंसीज के भी जो इंडिविजुअल्स हैं उनको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिलती है। आई होप ये सारा जो एक्सेप्शंस हैं वो क्लियर हैं। फर्दर हम करेंगे प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। तो डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स इज completely prohibited. Article 15 provides that state shall not discriminate against any citizen. The state shall not discriminate. तो state discriminate नहीं करेगी, भेदभाव नहीं करेगी against any citizen। तो आर्टिकल 15 में किसकी बात की जा रही है? सिटीजन की बात की जा रही है। पहली चीज आपको ये याद रखनी है। ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ, दूसरी चीज ओनली याद रखना है कि कौन से ग्राउंड में स्टेट भेदभाव नहीं करेगी। ऑन द ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। The two critical words in this provision are discrimination and only. The word discrimination means to make an adverse distinction with regard to. तो वो discrimination का मतलब क्या है? भेदभाव करना negatively, negative भेदभाव। So make an adverse distinction with regard to distinguish unfavorably from others. And the use of word only connotes discrimination on other grounds is not prohibited. And only का मतलब ये मतलब है कि सिर्फ इन्हीं ग्राउंड्स पे डिस्क्रिमिनेट नहीं हो सकते और कोई ग्राउंड्स पे डिस्क्रिमिनेट कर सकती है स्टेट, और ये सिटीजन्स को ही मिलता है। The second provision of Article 15 says that no citizen shall be subjected to any disability
liability, restriction or condition on the grounds only of religion, race, caste, sex और place of birth with regard to। अब दो चीजों की बात की जाती है इसके सेकेंड प्रोविजन में कि डिस्क्रिमिनेशन किस रिलेशन में, किस किस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, किसके रिलेशन में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो इसमें दो चीजों की बात की जाती है। एक है एक्सेस टू शॉप्स, तो किसी भी शॉप को आप एक्सेस कर पाओ, पब्लिक रेस्टोरेंट्स, होटल्स एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट, and the use of wells, tanks, bathing ghats, road, places of public resort maintained wholly। तो दूसरे में जो मेंटेन स्टेट कर रही है, स्टेट फंड से मेंटेन हो रही है, या तो पूरी तरह से या आधे तरीके से, और जिसका पर्पस क्या है, जनरल पब्लिक के लिए यूजेज। This provision prohibits discrimination both by the state and the private individuals, while the former prohibits discrimination only by the state। तो ये कह रहा है कि ये जो प्रोविजन है उसमें दूसरा जो है, जो पब्लिक घाट, बेदिंग रिजॉर्ट्स, पब्लिक घाट्स, बेदिंग घाट्स और टैंक्स, वेल्स और पब्लिक रिजॉर्ट जो कि स्टेट फंड से मेंटेन्ड है और जनरल पब्लिक के लिए यूज है, ये यहाँ पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। कौन प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन करते हैं? बाय द स्टेट एंड बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल्स बोथ। लेकिन जहाँ पे बात हो रही है एक्सेस टू शॉप्स, पब्लिक रेस्टोरेंट्स, होटल्स, प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट, ये यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द स्टेट, सो सिर्फ स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती, वो वहां की बात की गई है। इसकी भी काफी एक्सेप्शंस हैं, इस पर्टिकुलर एक्ट की भी काफी एक्सेप्शंस हैं, जैसे reservation of seats for women in local bodies और provision of free education for children। तो अगर रिजर्वेशन, जैसे रिजर्वेशन दी जाए या प्रोविजन ऑफ फ्री एजुकेशन, एक ये है। फिर the state is permitted to make any special provision, the state is permitted to make any special provision for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizens। तो पहले में ये था कि the state is permitted to make any special provisions for women and children। अब दूसरे में ये है कि the state is permitted to make any special provision for the advancement of socially and educationally, जो सोशली और एडुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस है सिटीजन्स की, उसके लिए स्टेट स्पेशल प्रोविजंस बना सकती है। जैसे सीट्स की रिजर्वेशन, सो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, या तो कुछ कंसेशंस देना उनको पब्लिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। Further, the state is empowered to make special provisions for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizens or for the scheduled castes or scheduled tribes regarding their admission। तो उनके admission से related, admission to educational institutions including private educational institutions whether aided or unaided by the state except minority educational institutions। तो कह रहे स्टेट स्पेशल प्रोविजंस बना सकती है जो क्लासेस हैं सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड, या तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, शेड्यूल्ड क्लासेस के लिए, किसमें? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, चाहे वो प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस क्यों ना हो, चाहे वो फंडेड हो ना हो, एक्सेप्ट माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। Further, the state is empowered to make any special provisions for the advancement of any economically weaker sections of the citizens। तो economically weaker sections के लिए भी state provisions बना सकती है। The state is allowed to make a provisions for the reservation of up to 10% of seats। तो 10% of seats तक state reserve कर सकती है for economically weaker sections। For such seats in admission to educational institutions, including private educational institutions, whether aided or unaided by the state, except minority educational institutions। तो minority educational institutions को छोड़ के, चाहे वो private institutions क्यों ना हो, aided हो, unaided हो, उसमें सरकार 10% तक का रिजर्वेशन दे सकती है जो educationally backward citizens हैं, economically weaker sections हैं, उनके लिए।
This reservation of up to 10% would be in addition to the existing reservations. For this purpose, the economically weaker sections would be notified by the state from time to time on the basis of फैमिली इनकम एंड अदर इंडिकेटर्स. तो ये टाइम टू टाइम स्टेट चेक करेगी लोगों का इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को डिटरमाइन करने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ द फैमिली इनकम पे, और अदर जो बाकी इंडिकेटर स्टेट बनाएगी. इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. आगे हम बात करेंगे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में कैसे इक्वल अपॉर्चुनिटी स्टेट के द्वारा प्रदान की जाती है. आर्टिकल 16 प्रोवाइड्स फॉर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी. क्या मिलता है आर्टिकल 16 के द्वारा? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द सिटीजन्स. ये भी सिटीजन्स के लिए है. सो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट वाला आर्टिकल 16 भी सिर्फ सिटीजन्स की बात हो रही है यहाँ पे. आर्टिकल 14 सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स दोनों को दिया जा रहा था. आर्टिकल 15 सिर्फ सिटीजन्स को और आर्टिकल 16 भी सिर्फ सिटीजन्स को. सिटीजन्स in matters of employment or appointment to any office under the state. इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी. तो सभी सिटीजन्स को अपॉर्चुनिटी इक्वली मिलेगी. किस चीज में? एम्प्लॉयमेंट या अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट. तो ये जो भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, गवर्नमेंट के द्वारा जितनी भी एम्प्लॉयमेंट है, वो वहां पे डिस्क्रिमिनेट नहीं होगा, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होगी. नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट और बी इनएलिजिबल. तो किसी भी सिटीजन का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा या इनको इनएलिजिबल नहीं किया जाएगा फॉर एनी एम्प्लॉयमेंट और ऑफिस अंडर द स्टेट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ ओनली. तो ग्राउंड्स फिर से यहाँ पे मेंशन्ड है. ओनली रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ और रेजिडेंस. प्लेस ऑफ बर्थ और रेजिडेंस के बेसिस पे भी, डिसेंट के बेसिस पे भी स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती व्हेन गिविंग अपॉर्चुनिटी विद रिस्पेक्ट टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. लेकिन इस रूल के भी एक्सेप्शंस हैं. इसके एक्सेप्शंस क्या हैं? पार्लियामेंट प्रिस्क्राइब कर सकती है रेजिडेंस एज अ कंडीशन. तो पार्लियामेंट कर सकती है कुछ कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट के लिए स्टेट में या यूनियन टेरिटरी में या लोकल अथॉरिटी में. तो ये जानना जरूरी है. पार्लियामेंट कर सकती है. पार्लियामेंट कैन प्रिस्क्राइब रेजिडेंस as a condition for certain employment or appointment in state or union territory or local authority or other authority. As the Public Employment Act of 1957 expired in 1974, there is no such provision for any state except आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना. तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अलावा किसी भी स्टेट में ऐसे रेजिडेंस, ऐसा क्राइटेरिया नहीं है. देन स्टेट रिजर्वेशन दे सकती है इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास जिसकी एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन स्टेट सर्विसेज में नहीं है, जो एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है. So the state can provide for reservation of appointments or posts in favor of any backward class that is not adequately represented in the state services. मतलब adequate representation का मतलब उनकी community से लोग नहीं है state services में. तो ऐसी community, ऐसी backward class को भी reservation state दे सकती है. फिर ऐसा लॉ बना सकता है कि स्टेट ऐसा लॉ बना सकती है कि किसी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन या जो एक पर्टिकुलर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है या रिलीजन के जो अंडर इंस्टीट्यूशंस आ रहे हैं, तो उसमें अगर कोई पोस्ट खाली है, वो उस पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों की ही होनी चाहिए. सो वो उस पर्टिकुलर रिलीजन के लोग ही उस पर्टिकुलर पोस्ट को ऑक्यूपाई कर सकते हैं. ऐसा लॉ बना सकती है सरकार. A law can provide that the incumbent of an office related to religious or denominational institution or a member of its governing body should belong to that particular religion or denomination. कि वो उसी particular religion और religion को belong करे, ऐसा रूल बन सकता है. Further,
The state is permitted to make a provision for the reservation of up to 10% of appointments in the posts in favor of any economically weaker sections of citizens. तो फिर public employment में भी पहले हमने पढ़ा कि कैसे educational institutions में 10% का reservation हो सकता है, तो वैसे state reservation दे सकती है 10% तक का in public employment to economically weaker sections of the citizen. ये जो रिजर्वेशन होगी एडिशनल रिजर्वेशन होगी इन एडिशन टू जो एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन है. फॉर दिस पर्पस द इकोनॉमिकली अगेन फॉर दिस पर्पस रेपिटेटिव पॉइंट है कि नोटिफाई किए जाएंगे फ्रॉम टाइम टू टाइम कौन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं, इंक्लूड किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द फैमिली इनकम एंड अदर इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक डिसएडवांटेज. Then abolition of untouchability. Abolition of untouchability ही एक ऐसा फंडामेंटल राइट है जो कि एब्सोल्यूट तरीके से प्रैक्टिस किया जाता है. There is no exception. So this is practiced. This is an absolute right and there is no exception attached. Article 17 की बात हो रही है. तो आर्टिकल 17 अबॉलिश करता है अनटचेबिलिटी को और किसी भी प्रैक्टिस अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस से रिलेटेड कोई प्रैक्टिस को अबॉलिश करता है. So Article 17 abolishes untouchability and forbids its practice in any form. The enforcement of disability arising out of untouchability shall be an offence punishable in accordance with the law. तो अगर अनटचेबिलिटी के कारण किसी को कोई डिसेबिलिटी हो, किसी के कारण किसी कोई डिसेबल किया जाए, कोई प्रैक्टिस की जाए और उसके कारण किसी पे नेगेटिव प्रभाव हो, तो वो ऑफेंस माना जाएगा पनिशेबल अंडर दी लॉ, पनिशेबल इन अकॉर्डेंस विद द लॉ. इसको लिए सरकार ने 2 एक्ट लागू किए हैं जिसका नाम चेंज किया गया है 1955 में. पहले था अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट, फिर उसको चेंज किया और नाम उसका किया प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955. इसमें पीनल प्रोविजंस मतलब पनिशमेंट को ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया गया. The Act defines civil right as any right accruing to a person by reason of the abolition of untouchability by Article 17 of the Constitution. तो ये एक्ट उन लोगों को जिनके प्रति अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस की गई है उनको कुछ प्रकार के राइट्स देते हैं और वो राइट्स प्रोटेक्ट करती है. ये प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स और जो प्रैक्टिस करेंगे अनटचेबिलिटी उसको पीनल पनिशमेंट किया जाएगा, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट. ये जो टर्म है अनटचेबिलिटी ये डिफाइन नहीं किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन मैसूर कोर्ट हाई कोर्ट ने ये सब्जेक्ट मैटर पे अपना जजमेंट दिया और उन्होंने बोला कि आर्टिकल 17 इज नॉट अनटचेबिलिटी इन इट्स लिटरल और ग्रामेटिकल सेंस. मतलब कि ये जरूरी नहीं है कि जैसे लिटरल सेंस में कि अनटचेबिलिटी मतलब छूना नहीं, ऐसे टच नहीं करना, बट जिस प्रकार से छुआछात इंडिया में प्रैक्टिस किया गया है, तो जिस प्रकार से प्रैक्टिस किया गया है उसी प्रैक्टिसेस से रिलेटेड, जैसे किसी के हाथ का नहीं खाना, ये वन प्रैक्टिस, या अलग से उनका अलग कम्युनिटी बनाना या मंदिर में एंटर नहीं करने देना. तो इस प्रकार की जो प्रैक्टिसेस जो हिस्टोरिकली डेवलप है वो सब अनटचेबिलिटी के अंडर आती हैं. इट रेफर्स टू द सोशल डिसेबिलिटीज इम्पोज्ड ऑन सर्टेन क्लासेस ऑफ पर्सन बाय रीजन ऑफ देयर बर्थ इन सर्टेन कास्ट. तो सोशल डिसेबिलिटीज उन लोगों पे इम्पोज की जाती है, इसका मतलब ये है कि अगर सोशल डिसेबिलिटीज इम्पोज की जाती है उन लोगों पे जिनकी जो लोग किसी कास्ट के बिलोंग करते हैं उसके कारण, उस पर्टिकुलर कास्ट के बिलोंग करने के कारण अगर सोशल डिसेबिलिटीज पे सोशल डिसेबिलिटीज उन पे की जाती है इम्पोज्ड, तो उसे हम ये अनटचेबिलिटी की डेफिनेशन के अंडर ही बोलेंगे. It does not cover social boycott of a few individuals or their exclusion from religious services.
तो ये कास्ट बेस्ड है, ये याद रखना है आपको। कास्ट बेस्ड डिस्टिंक्शन, नेगेटिव डिस्टिंक्शन, नेगेटिव सोशल डिसेबिलिटीज इम्पोज होना, कास्ट बेस्ड। अब ये जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये भी डिक्लेयर किया कि राइट अंडर आर्टिकल 17 इज अवेलेबल अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल्स। तो ये जो राइट है ये प्राइवेट इंडिविजुअल्स मतलब आम इंसान के खिलाफ भी अवेलेबल है। एंड इट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट, और वो स्टेट की एक ड्यूटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ये दी गई ड्यूटी है स्टेट की, टू टेक नेसेसरी एक्शन टू इंश्योर दैट द राइट इज नॉट वायलेटेड। तो ये स्टेट की ड्यूटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है, देखने के लिए कि ये राइट वायलेट ना हो, और ये राइट अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी इन्फोर्स किया जा सकता है। आगे हम पढ़ेंगे अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। तो आर्टिकल 18 है, आर्टिकल 18 इट अबॉलिशेस टाइटल्स। तो टाइटल्स को अबॉलिश करता है किस, एंड इसके रिलेटेड क्या प्रोविजंस है कि स्टेट, जो स्टेट है वो किसी को टाइटल नहीं दे सकती एक्सेप्ट अ मिलिट्री टाइटल, डिस्टिंक्शन और एकेडमिक डिस्टिंक्शन, जैसे मेजर, कर्नल, लेफ्टिनेंट, कमांडेंट, ये सारे जो मिलिट्री या एकेडमिक डिस्टिंक्शन सच एज पीएचडी करके जो डॉक्टरेट रहता है, तो एकेडमिक डिस्टिंक्शन या मिलिट्री डिस्टिंक्शन के अलावा स्टेट किसी को टाइटल नहीं दे सकती, चाहे वो सिटीजन हो या फॉरेनर हो। फर्दर इसमें सिटीजन ऑफ इंडिया भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन country also. तो from any, it prohibits a citizen of India from accepting any title from any foreign state. A foreigner holding any office of profit or trust under the state cannot accept any title from any foreign state without the consent of the president. तो कोई फॉरेनर जो सर्व कर रहा है हमारे कंट्री में या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है जिनका, या ट्रस्ट, ऑफिस ऑफ ट्रस्ट है, तो वो टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकते किसी और स्टेट से बिना प्रेसिडेंट के परमिशन के। Then no citizen or foreigner holding any office of profit of trust under the state is to accept any present, emolument or office from any foreign state without the consent of the president. तो जो कोई भी सिटीजन है, फॉरेनर है, जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या है वो हम एक सेपरेट क्लास में करेंगे। अभी के लिए आप इतना ही याद रखिए कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है ये एक एक्चुअली एक लंबी लिस्ट है जो स्टेट पार्लियामेंट ने डिक्लेयर की हुई है कि ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में इंक्लूड नहीं किए जाते, तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में ये प्रोविजंस इंक्लूड किए जाते हैं। तो कोई भी सिटीजन या फॉरेनर जो कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की पोजीशन जो होल्ड कर रहे हैं वो कोई भी गिफ्ट नहीं ले सकते, एमोल्यूमेंट नहीं ले सकते फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। जैसे इससे ये क्लियर होता है कि जैसे टाइटल्स थे, जैसे महाराजा, राज बहादुर, राज राय साहब, दीवान बहादुर, ये सब जो कॉलोनियल स्टेट्स में कॉन्फर्ड हुए थे ये सब बैन कर दिए गए हैं, और ये अगेंस्ट है प्रिंसिपल ऑफ इक्वल स्टेटस ऑफ ऑल। लेकिन 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने ये डिक्लेयर किया कि जो नेशनल अवार्ड्स हैं, जैसे भारत रत्न हो गया, पद्म विभूषण हो गया, पद्म भूषण हो गया, ये सब कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड हैं और ये आर्टिकल 18 को वायलेट नहीं करते। So the Supreme Court ruled that these awards do not amount to titles. ये titles नहीं है within the meaning of Article 18 that prohibits only hereditary titles. तो hereditary titles इसमें ban किए गए हैं of nobility. Therefore, they are not violative of Article 18 as the theory of equality does not mandate that merit should not be recognized. तो मेरिट क्राइटेरिया हो सकता है, मेरिट को हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। जब हम मेरिट को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, चाहे वो अवार्ड्स के थ्रू हो, एकेडमिक डिस्टिंक्शन के थ्रू हो, मिलिट्री डिस्टिंक्शन के थ्रू हो, इनको हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, पर ये अपने नाम के आगे या पीछे नहीं लगा सकते। भारत रत्न, पद्म विभूषण, ये सारे अवार्ड्स अपने नाम के आगे या पीछे नहीं लगा सकते। ये
सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया था। इट रूल दैट दे शुड नॉट बी यूज एज सफिक्सेस और प्रीफिक्सेस टू द नेम्स ऑफ द अवॉर्डीज, अदरवाइज दे शुड फॉरफीट द अवार्ड्स। तो ये इसके अपने नाम के आगे या पीछे नहीं लगाना। और इसमें हमारा क्लियर हो गया है आर्टिकल 18, जो कि है अबॉलिशिंग ऑफ द टाइटल्स विच आर हेरिडिटरी टाइटल्स।